गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के नोट्स तो मैंने आपको भेज दिए ग्रुप पे, आपको नोटिंग वहीं से करनी है। हम लोग यहाँ पर समझने का काम करेंगे कि क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या बात होती है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। नोटिंग आप लिखेंगे जो मैंने आपको भेजी है उसको कॉपी करने के बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ आने लगेगी। देखो भाई, क्लबिंग ऑफ इनकम में हम बात कर रहे हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम में सबसे पहली बात तो सेक्शन 60 से लेकर 65 तक, सेक्शन 60 से लेकर 65 तक पढ़ ले। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान देना। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है बच्चों, किसी और की इनकम किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में आके जुड़ जाना। जैसे मान लो मेरी इनकम पर मुझे ही टैक्स देना है, लेकिन कभी कभी मेरी इनकम के अंदर किसी और व्यक्ति की इनकम ऐड हो जाती है जिस पर मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति टैक्स बचाने की कोशिश करता है, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करता है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम लगता है। मेरी बात सुनना, क्लबिंग ऑफ इनकम में मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं। ये एक व्यक्ति है, मिस्टर राम इसका नाम है। यह टैक्स बचाने के लिए ये बोलता दुनिया में मेरे दो ही अपने, एक मेरी वाइफ, ये इसकी वाइफ है, और दूसरा इसका माइनर चाइल्ड है। ध्यान रखिए, माइनर चाइल्ड। दुनिया में दो ही अपने, एक तो वाइफ, दूसरा माइनर चाइल्ड। तो टैक्स बचाने के लिए हम लोग कुछ चीजें इनको ट्रांसफर करेंगे। घर की चीज घर में रहेगी और टैक्स भी नहीं लगेगा। प्लीज ध्यान देना कैसे। इस व्यक्ति की इनकम है 7.5 लाख रुपए की। 7.5 में से ये 2.5 लाख रुपए गिफ्ट कर देता है वाइफ को, और 2.5 लाख रुपए गिफ्ट कर देता है माइनर चाइल्ड को। तो इसके पास ये कितने रह गए, 2.5 रह गए। 2.5 लाख तक इनकम माफ होती है, इसको टैक्स निल देना पड़ेगा, इसका टैक्स निल लगेगा, इसका भी टैक्स निल हो गया। लो जी, बैठे में डायरेक्ट टैक्स की इनकम बचा ली, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं दिया। तो इनकम टैक्स वाले इससे पूछते, भाई तूने अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर करा, क्यों ट्रांसफर करा, बदले में कंसिडरेशन क्या है। ठीक बिटिया, अपने बच्चे माइनर चाइल्ड को तुमने असेट ट्रांसफर करा, कंसिडरेशन क्या है। तो कंसिडरेशन वो बोलता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन हम लोग यहां कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि तुम लोगों ने बिजनेस लॉ में एक्सेप्शंस पढ़े थे। कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास सेक्शन 2D था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कंसिडरेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में था, वो था अपना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने सेक्शन 2D पढ़ा होगा। हम बोलते थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके एक्सेप्शंस थे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि एक व्यक्ति नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई भी एसेट अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहा है या पत्नी को दे रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता था। लेकिन इनकम टैक्स वाले इस बात को नहीं मानेंगे। इसके अंदर इनका केस लग जाता है तुलसीदास खिलाचंद वर्सेस CIT। उस केस के तहत हमारे पास नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एडिक्वेट कंसिडरेशन। प्रॉपर कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसे का लेना और वस्तु का आना होना चाहिए, तभी हमारे पास कंसिडरेशन मानेंगे। तो हमने मिस्टर राम से पूछा, आपने वाइफ को 2.5 लाख दिए, बदले में क्या असेट ली,
उसके पास आंसर नहीं था, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आंसर नहीं है तो ये 2.5 लाख रुपए आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिए हैं, या आपकी इनकम में क्लब हो जाएंगे। ये 2.5 लाख रुपए आपने गिफ्ट किए हैं, या आपकी इनकम में क्लब हो जाएंगे। अगली बात, आपने अपने माइनर चाइल्ड को 2.5 लाख गिफ्ट करे, माइनर चाइल्ड से क्या खरीदा, बोलता कुछ नहीं, तो लाओ जी हम इसे भी क्लब कर देंगे, ये कर देंगे क्लब, हमारे पास 7.5 लाख आ गया और टैक्स मिस्टर राम को देना पड़ेगा। तो क्लबिंग प्रोविजन, जो भी लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स इवेड करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लग जाता है। आओ हम लोग थ्योरी पढ़े जरा, मैंने आपको भेजी है पीडीएफ, उससे पढ़ना, आपको पढ़ो। इन जनरल एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स ओनली ऑन हिज ओन इनकम। हर किसी व्यक्ति को अपनी इनकम पर टैक्स देना चाहिए। बट समटाइम इनकम ऑफ अदर पर्सन is added to his income to charge tax from him। इनकी इनकम को ऐड कर दिया to charge tax from him। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। उसके प्रोविजन दे रखे। पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन की बातें समझते हैं हम लोग। हमारे पास देखोगे इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ट्रांसफर ऑफ एसेट, to spouse without adequate consideration। सेक्शन 64 सबसेक्शन। हमारे पास पढ़ो जरा एक बार, इसके अंदर हमारे पास क्या बोला है, एक बात सुनो। एक ये व्यक्ति है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये एक व्यक्ति है, मिस्टर राम नाम लिखता हूं मैं, मिस्टर राम है, ये इसकी वाइफ है। इसने कोई भी एसेट, एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर करा, एनी एसेट ट्रांसफर करा अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों डिस्कस करा? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर के अंदर हम हाउस प्रॉपर्टी के केस को पढ़ चुके थे। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में डीमिंग प्रोविजन लगते हैं। उसके अलावा कोई एसेट है तो हमारे पास क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। अगर मान लो एक व्यक्ति मिस्टर राम कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, या फिर हो सकता है वाइफ इसको ट्रांसफर कर रही है, कुछ भी हो सकता है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। जो भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है उस इनकम पर जो भी इनकम होगी वो इनकम यहां पर आकर मिस्टर राम की इनकम में क्लब हो जाएगी। उस इनकम को हम लोग क्या कर देंगे जी, क्लब कर देंगे। तो मेरी बात सुनना, इफ एनी पर्सन इज ट्रांसफर्ड एनी एसेट टू हिज और हर स्पाउस, स्पाउस मतलब जीवन साथी, टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, इन सच केसेस ट्रांसफर विल बी द डीम्ड ऑनर। ट्रांसफर कौन है? मिस्टर राम, वही डीम्ड ऑनर, सॉरी नहीं, वो इनकम विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। तो इस तरीके से हमारे पास बात आती है, तो हम लोग उसकी इनकम में क्लब कर देते हैं। आओ जरा थ्योरी में पढ़े। कहता है इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं,
देखो मेरी बात सुन लो, बिजनेस लॉ में जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे तो तुम पढ़ते थे कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, लेकिन यहाँ है कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है। मान लो इस व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए की चीज अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, बदले में 100 रुपए लिए, 100 करोड़ के बदले 100 रुपए, तो भाई साहब टैक्स तो लगेगा ही लगेगा ना। तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, और जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो सेल मानी जाएगी। अगर मैं अपनी वाइफ से कोई भी एसेट लेता हूँ और उसके बदले 100 करोड़ की चीज के बदले 100 करोड़ रुपए देता हूँ तो उसको प्रॉपर सेल बोलेंगे। अदरवाइज अगर कम पैसे लेता हूँ तो उसे प्रॉपर सेल नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर उसके अंदर हमारे पास कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है। आओ पढ़े। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट to his or her spouse without adequate consideration, in such cases income from the asset will be clubbed in the income of transferor. Transferor कौन है यहाँ? Mr. Ram transferor है in the income of transferor. But if asset has been transferred under agreement to live apart or asset has been transferred with adequate consideration, clubbing provision will not be applicable. तो ये पहली बात हुई, ये पहली बात हुई। दूसरी बात समझना, यहां पर दूसरी सिचुएशन यहां समझना। ये मिस्टर एक्स है और ये इसकी वाइफ है। इन दोनों में बहुत लड़ाई हो गई, लेकिन इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कैश है इसके पास, ठीक, कैश बैलेंस है, बहुत प्रॉपर्टी है, कैश बैलेंस है, काफी चीज है इसके पास। इसकी वाइफ और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो ये व्यक्ति बोलता है कि भाई, वाइफ बोलती है कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है डाइवोर्स दे देता हूं मैं। लेकिन वाइफ बोलती है डाइवोर्स तो लूंगी लेकिन साथ में प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए। और पैसे लेकर, मान लो इसके पति ने इसको, जैसे मान लो हमारे पास ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ को पैसे दिए 500 करोड़ रुपए, उसके बाद इन दोनों के बीच में तलाक हो गया, रिश्तों में दरार पड़ गई। तो जब इस केस के अंदर ऐसा होगा और एग्रीमेंट हो गया, डाइवोर्स हो गया और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया, तो इस केस के अंदर यहां पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। या फिर मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को जो है 100 करोड़ रुपए दिए और 100 करोड़ रुपए की कोई असेट ले ली, तो भाई साहब ये सेल है, यहां पर भी क्लेमिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। ध्यान दे, यहां मैंने बताया था एक पर्सन कोई असेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लेमिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर वो असेट ट्रांसफर करता है, ठीक है भाई, और देयर इज एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, लेकर अलग अलग हो जाना, और एग्रीमेंट है, डाइवोर्स वगैरह है, तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। असेट ट्रांसफर करा और बदले में पैसे बराबर लिए तो भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हम लोगों ने यहां तक बातें सीखी। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि भाई साहब हमारे पास क्लबिंग प्रोविजन लगाने के लिए उनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। मैं बातें बनाता जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन थी, या दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मान लो ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, ये कुछ भी एसेट अपनी वुड बी वाइफ को ट्रांसफर करता है। वुड बी वाइफ मतलब कि इसकी वाइफ बन जाएगी शायद, अभी मंगेतरी है, तो हमारे पास मंगेतर के केस के अंदर तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो मेरी बात सुनो, इसने कुछ असेट अपनी वुड बी वाइफ के नाम पर, मान लो ऐसी सिचुएशन हुई, एंगेजमेंट हुई दो व्यक्तियों की, इन दोनों की एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के टाइम पर ठीक है, और शादी के टाइम में थोड़ा गैप है, तो इसने कुछ असेट
अपनी वुड बी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दी, क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है भाई, एज पर डिसाइडेड केस फिलिप जॉन प्लास्केट थॉमस वर्सेस सीआईडी। पढ़ो जरा। इन ऑर्डर टू अप्लाई क्लबिंग प्रोविजन, relationship between must be exist on the date of transfer of asset, also on the date of accrual of income, as per decided case Philip John Plaskett Thomas versus CIT. For example, Mr. Ram has transferred certain asset to his would-be wife. would-be wife को कुछ asset transfer करे 10 दिसंबर 2018 को और शादी करी इसने 28 फरवरी को। In such cases, clubbing provision will not be एप्लीकेबल। तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मेरी बात सुनना, आगे चलते हैं। आगे एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। तो देखो फटाफट मैं एक बार बता रहा हूं, आपको समझना है और याद आपको नोट से करना है। देखो, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट टू हिज स्पाउस, हिज और हर स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। But if asset has been transferred with an agreement to live apart or with a proper consideration, clubbing provision will not be applicable. In order to apply clubbing provision, a relationship must be exist on the date of accrual of income or on the date of transfer of the asset. अब ये बातें समझ आ गई होगी। अगर आपको इसे देखना हो, एनालाइज करना हो, तो आप लोग देख लो एक बार फटाफट से, फिर मैं इसकी दूसरी सिचुएशन पे चलूंगा। चले आगे। ये भी एक छोटा ही चैप्टर है, मैक्सिमम 2 क्लास लगेगी हमारी इसमें। अगली सिचुएशन पढ़े। हो गया कॉपी? कॉपी करना नहीं है, याद तो आपको नोट्स ही करने हैं, सिर्फ ये समझने के लिए था। एक और सिचुएशन समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। एक व्यक्ति मैनिपुलेशन करता, देखो मैनिपुलेशन करेगा तो कैसे बात होगी। मैं 2 व्यक्ति लेके चलता हूं, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। ये मिस्टर एक्स है और ये इसकी वाइफ है, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। ठीक, हस्बैंड वाइफ। यहां पर मिस्टर वाई और ये मिसेस वाई, मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई। अब इनको बात समझ आ गई। मिस्टर एक्स ने बोला, भाई मैंने तो टैक्स की क्लास पढ़ी हुई है, मेरे को पता है क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, मैं कोई भी कैश या कुछ भी इनकम मैं अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करूंगा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, उस पर टैक्स मुझी को देना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति ने देखो क्या करा, इस व्यक्ति ने क्या करा, मिस्टर वाई इसका दोस्त है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। 10 लाख रुपए क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए, और बोला कि ये 10 लाख रुपए तू मेरी वाइफ को दे दे। 10 लाख रुपए तू मेरी वाइफ के पास ट्रांसफर कर दे। मतलब ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करवा दिया। उसने बोला, भाई तू अपनी वाइफ के नाम पर अपने आप ही असेट कर दे ट्रांसफर। बोलता है, भाई तुझे टैक्स के बारे में नहीं पता। मिस्टर एक्स बोलता है, अगर मैं मेरी वाइफ को डायरेक्टली असेट ट्रांसफर करूंगा तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं असेट तुझे ट्रांसफर करता हूं और वही सेम असेट तू मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दे। मिस्टर वाई बोलता है, बहुत बढ़िया, मुझे भी बात समझ आ गई। मिस्टर वाई ने बोला, एक काम करो, मैं भी आपको कुछ पैसे गिफ्ट करता हूं।
आपने 10 ही करे थे, मैं 20 लाख रुपए गिफ्ट कर देता हूँ, ठीक। और आप एक काम करो, ये पैसा मेरी वाइफ के नाम पर गिफ्ट कर दो, मेरी वाइफ को दे दो, बात समझ आती है, ट्रांसफर कर दो। तो इस केस के अंदर भाई यहां पर लगा गया कि भाई साहब दिक्कत है कुछ ना कुछ, ये ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर ये 20 लाख रुपए इसने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, इसने 10 ट्रांसफर कर दिए। इनकम टैक्स वालों ने बोला ये तो दिक्कत है, ये डायरेक्टली ऐसा ट्रांसफर ना कर इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं। एज पर डिसाइडेड केस सीएम कोठारी वर्सेस सीआईटी, सीएम कोठारी वर्सेस सीआईटी, इस केस के अंदर भी क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। जो भी वो असेट ट्रांसफर इसकी वाइफ के नाम पर कर रहा है उसको इसके पति की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और जो ये उसके ट्रांसफर कर रहा है उसकी वाइफ के नाम, वो मिस्टर वाई की इनकम में जुड़ जाएगा। तो इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इन द इनकम ऑफ रेस्पेक्टिव स्पाउस। आओ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। कहता है इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू द स्पाउस ऑफ सम अदर पर्सन, किसी और की वाइफ को, एंड सच अदर पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू द स्पाउस ऑफ फर्स्ट पर्सन, और उसने भी क्या करा, फर्स्ट पर्सन की स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर दिया। इनकम फ्रॉम द असेट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ रेस्पेक्टिव स्पाउस। कोई फायदा नहीं है, जितना भी उसने ट्रांसफर करा तो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब होगा, जितना मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई के नाम पे करा ये 20 लाख रुपए इसकी इनकम में क्लब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल भी लिखा है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, पढ़ देता हूं मैं। मिस्टर एक्स ट्रांसफर सम असेट to his friend Mr. Y so that Mr. Y transferred the same asset to Mrs. X, and Mr. Y also transferred the same asset to Mr. X so that Mr. X transferred the same asset to Mrs. Y. In such cases clubbing provision will be applicable and income will be clubbed in the income of respective spouse. Respective spouse के केस के अंदर इनकम क्लब हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे हम लोग चल रहे हैं। मान लो एक और सिचुएशन है, एक और सिचुएशन बता देता हूं मैं। मान लो एक व्यक्ति है, मिस्टर राम नाम है इसका। मिस्टर राम ने कुछ असेट अपनी वाइफ को गिफ्ट करे विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, गिफ्ट करे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगी। कुछ असेट ट्रांसफर कर दिया और इसकी वाइफ ने, ये मिस्टर राम की वाइफ है, मिसेस राम है, मिसेस राम ने यही असेट अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, सिस्टर को गिफ्ट कर दिया। इस केस में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे क्योंकि घर की चीज बाहर जा चुकी है, क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। लेकिन हाँ, अगर इसने अपनी सिस्टर से बदले में कुछ ले लिया तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाएगा। मेरी बात सुनना, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हीरो का हार गिफ्ट दिया और हीरो का हार पहनकर वो अपने घर चली गई, और वही हीरो का हार उसकी सिस्टर ने बोला कि भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे दे दो दीदी। उन्होंने उसे दे दिया, लेकिन दीदी ने बदले में उसकी अपनी सिस्टर से बदले में मर्सिडीज कार ले ली, हार के बदले कार। तो एक्सचेंज ऑफ असेट हो गया, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, मरेगा कौन, मिस्टर राम, और इनकम जो भी होगी इनकम आकर इसकी इनकम में क्लब हो जाएगी। तो बात समझ आती है। तो इस केस के अंदर भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। आओ पढ़े। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द स्पाउस if any person has transferred the asset to his or her spouse and same asset has been transferred by spouse to some other person, in such cases clubbing provision will not be applicable. But if spouse has received anything in exchange, in such cases clubbing provision will be applicable. For example भी है, Mr. Ram has transferred some asset, बिल्कुल same example है। Mr. Ram has transferred some asset to his wife without adequate consideration. In such cases clubbing provision is applicable. But if same asset has been transferred by Mrs. Ram to her sister, clubbing provision will not be applicable. But if spouse has received something in exchange
from her sister. In such cases clubbing provision will be applicable. तो उसके अंदर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। देखो भाई आगे चलते, जहां तक बात समझ आ गई देख लो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। नोटिंग जरूर करना, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और सिचुएशन समझते हैं, प्लीज ध्यान देना, एक और सिचुएशन भी समझ लें। मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। एक और सिचुएशन देखिए, मान लो एक व्यक्ति ने ये मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने कोई असेट ट्रांसफर कर दी, असेट ट्रांसफर कर दी अपनी वाइफ को, मिसेस राम को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो भी इनकम, ये असेट इसकी हो गई, जो भी इनकम आएगी वो इनकम इसकी इनकम में क्लब हो जाएगी। बात समझ आती है? इनकम फ्रॉम असेट, असेट कुछ ट्रांसफर कर दी तो वो इनकम भी क्लब हो जाएगी। जैसे एफडी ट्रांसफर कर दी, कुछ भी ट्रांसफर कर दिया, उस तरीके से। आओ पढ़े। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू द स्पाउस ऑफ, कहता है इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द असेट टू स्पाउस, income from asset will be clubbed with the income of transferor, but if same income has been invested further, उस इनकम को क्लब नहीं करेंगे। मेरी बात सुनना, इसको हटा दूंगा एक बार। ये पहली सिचुएशन थी जो समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर राम के पास मान लो 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का एफडी था। 15 लाख की एफडी इसने अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दी, उस पर 1.5 लाख रुपए का ब्याज आ गया, वो ब्याज इसके अंदर क्लब हो जाएगा, इसकी इनकम में क्लब हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये 1.5 लाख रुपए मिसेस राम ने फर्दर इन्वेस्ट कर दिए, और फर्दर इन्वेस्ट करे तो उस पर 15,000 की इनकम आ गई, तो फर्दर इन्वेस्ट इनकम क्लब नहीं होगी। दिस इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। ये इनकम पर टैक्स मिसेस राम को देना पड़ेगा, ये इसकी इनकम मानी जाएगी। फर्दर इनकम के बारे में लॉ में नहीं बोला हुआ है। आ जाओ पढ़ते हैं। If any person has transferred the asset to the spouse, income from the asset will be clubbed. मैंने बता दिया था, income from asset will be clubbed. But if same income has been invested further, any subsequent income will not be clubbed. For example, बिल्कुल ऐसा है, Mr. Ram has transferred, Mr. Ram has to one bank deposit, transfer to one bank deposit to Mrs. Ram. ठीक, their interest income 1.5 lakh, such income will be clubbed in the income of Mr. Ram, but 1.5 lakh रुपए has been further invested. There is a fresh income of rupees 15,000. Such income will not be clubbed. उस इनकम को हम क्लब नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो मेरी बात सुनना, ये बात समझ आ गई? कोई असेट मैंने ट्रांसफर करी अपनी वाइफ के नाम पर, और उस असेट से जो भी इनकम आई वो क्लब हो जाएगी, लेकिन वो इनकम फर्दर इन्वेस्ट करी जाएगी, उस पर फ्रेश इनकम आएगी, उसको क्लब नहीं करेंगे। एक और सिचुएशन समझे, सुने पहले। मान लो मैंने कुछ पैसे दिए अपने स्पाउस को, कुछ पैसे दिए कि भाई ये लो, तुम किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनने जा रहे हो, मुझसे पैसा ले लो। तो मैंने पैसा दे दिया, जितना भी पैसा मैं दूंगा उस पर जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरी इनकम में क्लब होगा, उसको मेरी इनकम में क्लब किया जाएगा। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, आओ पढ़ते जरा। लेकिन अगर सैलरी, मैं हटा दूं इसको एक बार,
चले आगे। हमारे पास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लो ये मिस्टर एक्स है, ये मिसेस एक्स है। मिसेस एक्स ये पार्टनर बन रही है, मिसेस ए की पार्टनर बन रही है। ये दोनों मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म ओपन करने वाले हैं। इसके लिए इसने अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए दे दिए। तो 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन दे दिया। इस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वो इसकी इनकम में क्लब होगा, क्योंकि 10 लाख रुपए किसने दिए? मिस्टर एक्स ने। पार्टनरशिप फर्म में मान लो 10 लाख रुपए मिसेस एक्स लाई, 10 लाख रुपए इसने अपने पति से लेकर इन्वेस्ट कर दिए। तो इस पर जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स ये क्लब हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन मेरी बात सुनना एक और, अगर मान लो मिसेस एक्स जो है एक्टिव पार्टनर है, फर्म के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और उसको कुछ वहां से सैलरी मिल रही है, वो सैलरी हमारी कभी भी क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी मैनुअल लेबर के लिए है। ठीक है, हो सकता है उसका नेचुरल टैलेंट हो, एक्सपर्टाइज हो, या कोई डिग्री या डिप्लोमा हो, उस पर उसको कोई इनकम हो रही है, उसकी इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। आओ पढ़ते हैं, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। पढ़ते हैं, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट इन कैश, ठीक, कैश में ट्रांसफर करा। इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट इन कैश टू द स्पाउस एंड द स्पाउस हैज कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर बिकमिंग ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भाई, कैपिटल कंट्रीब्यूशन यूज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन सच कैपिटल कंट्रीब्यूशन विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। If any salary has been received from partnership firm, such salary will not be taxable in the hands of the person who has received it. उसकी इनकम में टैक्स होगा, मतलब मिसेस एक्स को ही टैक्स देना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म से शेयर मिलता है, बच्चों मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप फर्म से कोई शेयर मिलता है, मान लो पार्टनरशिप फर्म से कोई शेयर मिला, जैसे मान लो ये दो व्यक्ति थे, मिसेस एक्स और मिसेस ए, इनको पार्टनरशिप से 10 लाख प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का, 1 लाख इसने ले लिया, 1 लाख इसने ले लिया। ये सब कुछ टैक्स देने के बाद है। जब फर्म टैक्स दे चुकी है तो पार्टनर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस इनकम पर ये लोग टैक्स नहीं देंगे। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आ जाओ पढ़े, आगे देखो, ये लिखा हुआ है इसमें, इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड एनी एसेट और कैश टू द स्पाउस एंड द स्पाउस हैज इन्वेस्टेड इट इन द प्रोप्राइटरी बिजनेस, इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। अब मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ एसेट था, वो एसेट ट्रांसफर कर दिया, ठीक, कुछ एसेट ट्रांसफर कर दिया, कुछ पैसे कैश में दे दिए, कुछ एसेट दे दिए अपनी वाइफ को प्रोप्राइटरी फर्म चलाने के लिए, प्रोप्राइटरी बिजनेस चलाने के लिए। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो भी इनकम आएगी उस इनकम को क्लब कर दिया जाएगा इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। किसकी इनकम में क्लब कर देंगे हम? इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। जल्दी एक बार देखें, हाँ जी, आगे देखिए फिर अगला सिचुएशन क्या है। देखो मेरी बात सुनना, एक व्यक्ति कुछ एसेट अपनी वाइफ को कैश में या कोई एसेट गिफ्ट करता है, जो कि उसकी वाइफ आगे प्रोप्राइटरी बिजनेस में लगा देती है। तो जो भी पैसे उसने गिफ्ट करे वो उसकी इनकम में क्लब हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनना, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे, एग्जाम थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ो भाई। इफ एनी पर्सन has transferred any asset
if any person has transferred any asset or cash to the spouse and the spouse has invested it in the proprietary concern, proprietary business, income from such business will be clubbed in the income of transfer. ट्रांसफर की इनकम में क्लब कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम इज एंगेज्ड इन द प्रोप्राइटरी बिजनेस. मिस्टर राम प्रोप्राइटरी बिजनेस में है. 1 अप्रैल 2000 मिसेज राम एज ऑन 1 अप्रैल 2016 उसके पास खुद के पैसे 6 लाख थे. मिस्टर राम ने गिफ्ट करे कितने? मिस्टर राम ने 4 लाख गिफ्ट करे. मिसेज राम as on 1st April 2016 it has also invested in the business. 16-17 में 1,20,000 की इनकम आई. सच प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. और देयर वाज प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर 17-18 1.5 लाख रुपए. सच प्रॉफिट वर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड देयर इज अ प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर 18-19 1,80,000. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी क्लब. तो प्लीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम. प्लीज ध्यान दें. देखो भाई, प्लीज ध्यान देना. मिस्टर राम के कितने पैसे? मिसेज राम के खुद के पैसे थे. मिसेज राम के 6 लाख थे. मिस्टर राम ने गिफ्ट करे 4 लाख. टोटल पैसे कितने लगे बिजनेस में? 10 लाख रुपए. कितने पैसे लगे जी? 10 लाख रुपए. तो 16-17 के अंदर बिजनेस स्टार्ट हुआ. 17-18 और 18-19. मेरी बात सुनना, हमारे पास यहां पर 1,20,000 की इनकम हुई और जो 1,20,000 की इनकम है वो 10 लाख पर है. 10 लाख पर है तो प्रोपोर्शनेटली मिस्टर राम के कितने पैसे? 4 लाख. 1,20,000 की कमाई आई. 1,20,000 की कमाई आई. 1,20,000 की 10 लाख पे. तो बताओ जरा, हमारे पास 4 लाख पर कितनी? 4 लाख पर आएगी 48,000 रुपए. ये 48,000 रुपए क्या होगा? अमाउंट टू बी क्लब्ड. अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम. ये मिस्टर राम की इनकम में क्लब हो जाएंगे ये पैसे. अब आगे बारी आई 17-18 में. इन्होंने पहले व्यापार में 10 लाख लगा रखे थे. ये 1,20 और इन्वेस्ट कर दिए तो कितने पैसे लग गए? 11-20. और इस साल इन्होंने, देखो क्वेश्चन में, 1.5 लाख की इनकम कमाई है और 1.5 लाख की इनकम जो है 10 लाख पर है. तो प्रोपोर्शनेटली मिस्टर राम के 4 लाख पर कितने की इनकम हुई थी? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 4 लाख. नहीं, 10 लाख नहीं है, सॉरी, 11,20,000 है ना. 11,20,000 है. 10 तो पहले लगे थे और ये जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया था ये भी इन्वेस्ट कर दिया तो 11-20 लग गए. 11-20 है ना, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 11-20 इंटू में 4 लाख पे कितने की? 53,571. लेकिन कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो 48,000 है, मान लो सर जो इनकम 1,20 की हुई है, 1,20 में से 48,000 तो मिस्टर राम की इनकम है क्योंकि ये कितने पर इनकम थी? 4 लाख पे. और 1,20 में से हमारे पास 48 गए. 72,000 किसकी इनकम है? 72 मिसेज राम की इनकम है. मिसेज राम के पैसे पर 6 लाख पर इनकम है. तो ये हमारे पास 4,48 होने चाहिए यहाँ, क्योंकि 4 लाख तो उसने लगाए थे और 4 लाख पे कमाए 48, वो भी मिस्टर राम के ही है. लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें बताया था फर्दर इनकम अगर हमारे पास आती है सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट पर, उसको क्लब नहीं किया जाएगा. तो हम उसको क्लब नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 लाख ही लेंगे. सिर्फ क्या लेंगे? 4 लाख. मिस्टर राम के 4 लाख रुपए लिए हमने. हालांकि मिस्टर राम के अमाउंट एट्रीब्यूटेबल 4 लाख है और ये 1,20 में से 48 भी मिस्टर राम के ही है, लेकिन उसे कंसिडर नहीं करना, लॉ मना करता उसके लिए.
आगे देखो अगली बारी, यहां पर 11-20 लग चुके थे, ये 1.5 लाख और लगा दिए भाई, यहां 1,80,000 की कमाई आई, जो कि 12,70,000 पर है। तो बताओ प्रोपोर्शनेटली 4 लाख पे कितने की इनकम होगी? तो हम लोगों ने बोला 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12,70,000 इंटू में 4 लाख होगा 56693। तो ये पैसे क्लब होंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास ये 4 लाख पर इनकम क्लब करेंगे, 4 लाख पर इनकम क्लब करेंगे, इस 4 लाख पर इनकम क्लब कंप्यूट करके क्लब करेंगे। सब्सिक्वेंट इनकम क्लब नहीं होगी, आपको यहां से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अब मैं आगे चलता हूं। आज हम लोग स्पाउस के केस की बात कर रहे हैं, अगली क्लास में माइनर चाइल्ड की देखेंगे। तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए प्लीज, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी तो तुम्हारे पास है ये ऑलरेडी, बस समझना था। अब आगे देखो, एक व्यक्ति क्या करता है, ध्यान देना। एक व्यक्ति है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने क्या करा, जो कि इसकी वाइफ है मिसेस राम, मिसेस राम को गिफ्ट कर दिए ज्वेलरी, गिफ्ट कर दी, बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, और मिसेस राम ने ये ज्वेलरी बेच दी और उस पर बहुत सारा कैपिटल गेन हो गया। तो वो जो कैपिटल गेन हुआ वो भी इसकी इनकम में आके क्लब हो जाएगा। उस कैपिटल गेन को भी हम क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम एज पर डिसाइडेड केस सेवंतीलाल मेनकलाल सेठ वर्सेस CIT। सब कुछ नोट्स में आए पढ़े। If any person has transferred the asset to the spouse and the spouse has sold the asset, in such cases capital gain will be clubbed in the income of transfer। सेवंतीलाल मेनकलाल सेठ वर्सेस CIT। अगली बात, मैंने तुम्हें बोला था कि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन को हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानते हैं, इसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एडिक्वेट कंसिडरेशन कुछ भी बोलो, ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। एज पर डिसाइडेड केस तुलसीदास तिलाचंद वर्सेस CIT। तो ये सब कुछ तुम्हारे पास है। तो आओ पढ़े। Natural love and affection will not be considered to be adequate consideration as per decided case तुलसीदास तिलाचंद वर्सेस CIT। आगे देखें, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द सन्स वाइफ। अब हम सन्स वाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, समझना है। सिर्फ नोटिंग आपके पास है, आप इजीली खुद भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें बहुत आसान चैप्टर और इंपोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आता है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द सन्स वाइफ। देखो भाई क्या था, एक व्यक्ति है जैसे मिस्टर एक्स नाम है इसका। मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ मिसेस एक्स को अब असेट ट्रांसफर नहीं करा, क्योंकि उसे पता लग गया अगर मैं अपनी स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करूंगा तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, टैक्स मुझको देना पड़ेगा।
तो उसने एक तरकीब लगाई कि भाई मैं इसको असेट ट्रांसफर नहीं करूंगा, इसका बेटा है, इसका सन है मिस्टर वाई, और इसकी वाइफ है मिसेस वाई, जो कि सन्स वाइफ हो गई, सन्स वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की पुत्रवधू। अब इस व्यक्ति ने क्या करा, कुछ असेट अपनी वाइफ को ट्रांसफर नहीं कर कर, यहां असेट ट्रांसफर नहीं कर कर ये असेट अपने बेटे की वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई इसने तो तोड़ निकाल दिया, अब ये असेट घर की चीज घर में रहेगी और ये असेट अपनी वाइफ को ना ट्रांसफर कर कर अपने बेटे की वाइफ को ट्रांसफर करता है, तो भी हम क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे। एज पर हमारे पास 1 जून 1973 मतलब 1 जून 1973 से बिल्कुल सिमिलर मैनर में स्पाउस के केस की तरह जितने भी असेट ये ट्रांसफर करेगा ये सारी इनकम इसकी इनकम में आके क्लब हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे हम लोग देखें जरा क्या है आगे। ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड के लिए बात कर रहा है। अगला टॉपिक स्पाउस से रिलेटेड और हाँ, स्पाउस से रिलेटेड एक टॉपिक है, लास्ट में है, 11 पेज नंबर पर है। तो 11 पेज नंबर पर पढ़ेंगे। सैलरी ऑफ इनकम मिल गया आपको। सैलरी इनकम ऑफ कंसर्न इन विच स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मेरी बात सुनना, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा। फिर अगली क्लास में ये टॉपिक हम ओवर कर देंगे, चैप्टर हो जाएगा हमारा। चले हम आगे। हमारे पास सन्स वाइफ हटा दो भैया। हमारे पास है सैलरी इनकम ऑफ कंसर्न, सैलरी इनकम ऑफ कंसर्न इन विच स्पाउस has substantial interest। सेक्शन से ही चल रहा है स्पाउस के केस का। हमारे पास अभी 64 स्पाउस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। देखो मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल समझाता हूं। एफटी लिमिटेड है, एफटी लिमिटेड के अंदर मिस्टर राम की होल्डिंग है। मिस्टर राम जो है एफटी लिमिटेड में शेयर होल्ड करता है 50%, शेयर होल्डिंग है 50%। और इस एफटी लिमिटेड के अंदर मिसेस राम जो है एम्प्लॉय है, विदाउट एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कोई प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जितनी भी सैलरी हम इसको देंगे वो सारी की सारी सैलरी मिस्टर राम की इनकम में क्लब हो जाएगी। मेरी बात सुनना, सिंपल सी बात, बिल्कुल यहां पर पता लगता है एफटी लिमिटेड के अंदर इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और सैलरी किसको मिल रही है, इसकी वाइफ को मिल रही है, मिसेस राम को। ये रही मिसेस राम, और मिसेस राम को सैलरी इनकम मिल रही है बिना किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। तो जो भी सैलरी इसको मिलेगी, सच सैलरी इनकम विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम। तो ये हमारे पास इस केस के अंदर हम बात पढ़ रहे हैं। पढ़े, इफ एनी पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एनी कंसर्न
without any technical or professional qualification and the spouse of such person has substantial interest, in such cases income will be clubbed in the income of spouse having substantial interest. मतलब जो भी सैलरी इसको मिल रही है वो इसकी सैलरी में क्लब हो जाएगी एज पर डिसाइडेड केस एसके नायक वर्सेस सीआईटी. फॉर एग्जांपल बिल्कुल यही है. मिसेस राम इज एम्प्लॉयड इन एफटी लिमिटेड विदाउट एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. शी इज गेटिंग सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ. मिस्टर राम इज होल्डिंग 20%. इसीलिए तो मिल रहे हैं इसको. भैया ये होल्ड कर रहा है शेयर यहाँ पर, तभी तो उसको यहाँ जॉब मिली है. तो 20% शेयर इन द कंपनी. इन दिस केस सैलरी इनकम ऑफ मिसेस राम इज टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम. बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है. हो सकता है ये काम पर ही ना की हो, फ्री में तनख्वाह दिखा रहे हो ये लोग. तो इस तरीके से स्पाउस में हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आइदर अलोन और अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव्स. रिलेटिव के अंदर कौन कौन आ सकता है? हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, ब्रदर, सिस्टर. लीनियर असेंडेंट कौन होते हैं? पूर्वज. और लीनियर डिसेंडेंट कौन होते हैं? पोता, पड़पोता, ये सब आते हैं हमारे पास. लीनियर असेंडेंट में दादा, परदादा, ये सब आएंगे. द टर्म टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल इंक्लूड एनी नेचुरल टैलेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज बिसाइड्स द डिग्री ऑफ डिप्लोमा एज पर डिसाइडेड केस बट्टा कल्याणी वर्सेस सीआईटी. देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा ही हो. कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर एक्सपीरियंस और नेचुरल टैलेंट भी काम करते हैं. हम लोग मिस्त्री की बात करें, जो होते हैं ये लोग, उनके पास कोई नेचुरल टैलेंट होता है तभी वो लोग उस तरीके से बिल्कुल काम कर पाते हैं. उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई मजदूर के पास डिग्री नहीं होती, कोई मैकेनिक के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन ये लोग फिर भी इतने एक्सपर्टाइज होते हैं अपने काम करने के लिए. इसलिए हम लोग इसे डिग्री इसके अंदर प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ले लेते हैं एज पर डिसाइडेड केस बट्टा कल्याणी वर्सेस सीआईटी. अब अगली बात, मान लो इस कंसर्न में मिस्टर एफटी लिमिटेड में मिस्टर राम भी काम करता है और मिसेस राम भी जो है इसका भी, ये दोनों ही एम्प्लॉय है. मान लो ये भी एम्प्लॉय है, ये भी मिसेस राम भी एम्प्लॉय है और ये भी 30% शेयर होल्ड करती है. तो दोनों ही एम्प्लॉयड है इन एफटी लिमिटेड और दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. इस केस में इनकम ऑफ द स्पाउस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसकी भी इनकम ज्यादा आएगी उसकी इनकम में क्लब कर देंगे. अगर मिसेस राम की इनकम ज्यादा है तो इसकी इनकम इसकी इनकम में क्लब हो जाएगी. देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. प्लीज ध्यान दें. एक मिनट, स्लाइड चली गई है. हाँ पढ़ो. कहता है इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर एम्प्लॉयड इन एनी कंसर्न विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दोनों ही बिना किसी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, मिस्टर राम भी बिना टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, मिसेस राम भी बिना टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, और दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. 50% ये होल्ड कर रहा है, 30% ये होल्ड कर रही है. एंड आगे कहता है both have substantial interest either alone or along with their relative. In such cases salary income of both of them, दोनों में से किसी भी की इनकम को क्लब कर देंगे. whosoever has a higher income. For example से पढ़े, Mr. Ram is holding 10% share in एफटी लिमिटेड. बिल्कुल सही. मिसेस राम 6% शेयर होल्ड करती है एफटी लिमिटेड के अंदर. ब्रदर ऑफ मिस्टर राम 11% शेयर होल्ड करता है. मिस्टर राम इज होल्डिंग 7% शेयर. मिस्टर राम एंड मिसेस राम बोथ आर एम्प्लॉयड इन एफटी लिमिटेड विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. दोनों बिना टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना काम कर रहे हैं. मिसेस राम को 3 लाख रुपए पर एनम मिल रहे हैं.
मिसेस राम को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और 5 लाख की हाउस प्रॉपर्टी है, टोटल 7 लाख हो गए। 2 लाख रुपए हमारे पास आ गए इसके, हाउस प्रॉपर्टी के 5, टोटल 7। तो मिसेस राम की इनकम ज्यादा है, तो इन दिस केस सैलरी इनकम ऑफ मिसेस राम, मिस्टर राम इज टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर राम। तो मेरी बात सुनना, अभी इसी सिचुएशन के अंदर देखो, ये सिचुएशन थी, मैं इसी में देखता हूं, इसके अंदर मिसेस राम के पास 2 लाख रुपए सैलरी के थे, 5 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी के थे, 7 हो गए। इसको सिर्फ 3 लाख की सैलरी थी, सैलरी सिर्फ 3 लाख की थी, तो सैलरी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो ये जो 3 लाख रुपए होंगे वो मिसेस राम की इनकम में क्या हो जाएंगे? क्लब हो जाएंगे। तो आज हमने स्पाउस के केस को डिस्कस करा, डाउट हो तो आप एक बार रिपीट कर देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर हम आगे माइनर चाइल्ड, और अगली क्लास लगेगी ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा, बिल्कुल इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज के लिए बाय।